नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स द माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब सवाल खड़ा होता है, माइनॉरिटीज कौन है, कौन सी माइनॉरिटीज को यहाँ पे ये अधिकार मिला हुआ है, माइनॉरिटीज को पहचानेंगे कैसे, एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की जब हम बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। ये सारे सवालों का उत्तर हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 30 में। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन से। देखिए सबसे पहले आर्टिकल 30 कहता क्या है। इसमें तीन क्लॉजेज हैं बेसिकली। क्लॉज 1 कहता है कि ऑल द माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। सो बेसिकली दो तरह की माइनॉरिटीज को राइट्स दिए गए हैं। कौन से रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। अब यहां पर कुछ वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ऑल द माइनॉरिटीज, यहां पे भी कहीं पे भी सिटीजन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सो माइनॉरिटीज में वो सिटीजन्स भी आ गए, नॉन सिटीजन्स भी आ गए। कौन सी टाइप की माइनॉरिटीज है? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं। शैल हैव द राइट, सो यहां पर एक कंपल्सरी राइट उनको मिला हुआ है, दैट इज राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर। अभी इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर को, जो शब्द को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दीज टू वर्ड्स हैव टू बी रेड कंजक्टिवली। सो बेसिकली इन दोनों को इकट्ठे हमें पढ़ना होगा। क्या मतलब है इसका, आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। सो कहते हैं जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। सो बेसिकली यहां पर उनको ये कंप्लीट फ्रीडम मिला है कि वो किस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं वो खोल सकते हैं। जैसे हमने टीएमए केस में देखा था कि उनका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। अब इसमें यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लैंग्वेज एंड रिलीजन को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो। आप यहाँ पर किसी भी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, वो आपको यहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम मिला हुआ है। इसे हम थोड़ी देर में और डिटेल में पढ़ेंगे। क्लॉज 1A को देख लेते हैं। देखिए क्लॉज 1A वाज नॉट देयर ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से इसे ऐड किया गया और इसमें यह कहा गया कि अगर ऐसे किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जमीन को एक्वायर किया जाता है, कंपल्सरी एक्वायर किया जाता है, तो उसके बदले में सरकार को उन्हें इस तरह से अमाउंट फिक्स करके कंपनसेशन देना होगा कि उनका ये जो राइट दिया गया है आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में, वो कहीं पे भी एब्रोगेट ना हो या उस पे कहीं पे भी नुकसान ना हो। सो वही इसमें लिखा हुआ कहता है जी, इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय माइनॉरिटी एज रेफर्ड टू इन क्लॉज 1, द स्टेट शैल एंश्योर दैट द अमाउंट फिक्स्ड और डिटरमाइंड अंडर सच लॉ फॉर द एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज सच एज would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause। so basically इसमें क्या कहा है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जमीन को सरकार एक्वायर करती है, अब ऐसे कानून में आपको इस तरह से कंपनसेशन को फिक्स करना होगा कि कहीं भी इनका ये जो राइट मिला हुआ है आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में, इसको हानि ना पहुंचे। क्या मतलब है इसको थोड़ा देर में हम समझेंगे। एक बार पूरा ओवरव्यू ले लें। फिर कहता है जी क्लॉज 2 क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट in granting aid to educational institutions discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of minority whether based on religion and language। so बड़ा ही सिंपल सा क्लॉज है कि भाई जब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट देने की बारी आती है या कहीं पे भी स्टेट ग्रांट दे रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो ग्रांट देते समय, ग्रांट एंड एड देते समय स्टेट इस बेसिस पे भेदभाव नहीं करेगी ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये तीन क्लॉजेस हमें देखने को मिलते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि इन तीनों में माइनॉरिटी राइट्स की बात की गई है। अब कहता है जी राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस में क्या आ गया, इसमें आ जाता है कि भाई दे कैन चूज वट एवर स्ट्रीम दे वांट टू ब्रिंग इन, मेडिकल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, करिकुलम क्या होगा, सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ाने हैं, ये सारी चीजें वो चुन सकते हैं। राइट। दूसरी बात ये कि भाई ये जो राइट है ये केवल और केवल माइनॉरिटीज को मिला हुआ है। माइनॉरिटी शब्द कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में तो डिफाइन नहीं है, लेकिन हाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में बताया है कि माइनॉरिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। दूसरी बात ये कि नॉन माइनॉरिटीज जो है यानी कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके पास ये राइट नहीं है। माइनॉरिटीज फॉर आर्टिकल 30 कौन होगा? सो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, लेकिन हाँ यहां पर चाहे वो सिटीजन हो या फिर नॉन सिटीजन हो, दोनों ही तरह की माइनॉरिटीज हो सकती हैं, रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। सो रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वेदर दे आर सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सबको ये राइट्स मिले हुए हैं। फिर एक टीएमए केस आया था, उसमें हमने देखा था कि इसमें कहा गया कि भाई माइनॉरिटी को हम नेशनल लेवल पे डिसाइड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करें पंजाबी की, देखिए पंजाबी को अगर हम लैंग्वेज को बात करें
तो अगर हम नेशनल लैंग्वेज पे देखते हैं तो पंजाबी इज अ माइनॉरिटी, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टेट लेवल पे तो पंजाब में पंजाबी इज मेजोरिटी, राइट। सो पंजाबी स्पीकर्स आर इन मेजोरिटी। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टीएमए फाउंडेशन में ये क्लियर किया कि देखिए अगर हम आर्टिकल 30 के कंसर्न में बात करते हैं तो आर्टिकल 30 का बेनिफिट आप नेशनल लेवल के बेसिस पे नहीं दे सकते, आपको आर्टिकल 30 का बेनिफिट जो है वो स्टेट लेवल बेसिस पे देना होगा। एंड ये डिटरमाइन करना होगा कि जिस स्टेट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोलने की बात की जा रही है एंड एडमिनिस्टर करने की बात की जा रही है आर्टिकल 30 के अंडर, क्या उस स्टेट में वो पर्टिकुलर माइनॉरिटी, वो पर्टिकुलर रिलीजन या लैंग्वेज बोलने वाले लोग माइनॉरिटी हैं भी या नहीं। फॉर एग्जांपल पंजाब में पंजाबी बोलने वाले माइनॉरिटी नहीं होंगे, लेकिन हाँ पंजाब में इंग्लिश बोलने वाले या फिर लेट्स से हिंदी बोलने वाले वो माइनॉरिटी हो सकते हैं। इसी तरह से गुजरात में पंजाबी बोलने वाले माइनॉरिटी हो गए, गुजरात में अगर मैं बात करूं क्रिश्चियंस जो है वो माइनॉरिटी हो गए। सो इस तरह से आपको स्टेट टू स्टेट लेवल बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि माइनॉरिटी कौन सी है कौन सी नहीं है। इस बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, आर्टिकल 30 का राइट मिलेगा। फिर कहते हैं जी टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए 3 तरह के माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। पहले वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि सरकार से अप्रूवल लेते हैं, रिकॉग्निशन लेते हैं एंड एड भी लेते हैं, राइट। सो इसमें 3 चीजें वो ले रहे हैं सरकार से। पहला तो अप्रूवल ले रहे हैं कि भाई हमें सिर्फ आप इंस्टीट्यूशन खोलने का अप्रूवल दीजिए। फिर रिकॉग्निशन, जैसे सीबीएसई हो गया या फिर स्टेट बोर्ड्स हो गया, उनसे रिकॉग्निशन लेना, यूजीसी से रिकॉग्निशन लेना। तीसरा हो गया एड, सहायता लेना। दूसरा इंस्टीट्यूशन वो हो गए जो कि सिर्फ अप्रूवल एंड रिकॉग्निशन लेते हैं, एड नहीं लेते हैं। इन दोनों ही केसेस में क्योंकि आप रिकॉग्निशन ले रहे हो, तो रिकॉग्निशन क्योंकि आप ले रहे हो तो सरकार की इंटरफेरेंस बढ़ जाएगी। मान लीजिए आपने सीबीएसई से रिकॉग्निशन लिया, तो सीबीएसई उन्हीं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्निशन देगा ना जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो सीबीएसई के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस को पढ़ाएंगे, सीबीएसई के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक्स को पढ़ाएंगे, या फिर सीबीएसई जो टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करता, आई मीन प्रिस्क्राइब करता है उन्हें फुलफिल करेंगे, उन्हीं को वहां पे सीबीएसई रिकॉग्निशन देगा। सो वेरी सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सरकार से अप्रूवल, रिकॉग्निशन या एड ले रहे हैं, उनमें सरकार की इंटरफेरेंस ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि सरकार से ना तो रिकॉग्निशन ले रहे हैं और ना ही एड ले रहे हैं। अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्निशन की बात आ गई कि भाई रिकॉग्निशन एंड एड अगर नहीं ले रहे तो वहां पर आप में सरकार की जो इंटरफेरेंस है वो बहुत कम रहेगी, मिनिमल स्टेट इंटरफेरेंस रहेगी। सो यहां पर मैंने लिखा भी कि किस तरह की रिकॉग्निशन, आई मीन किस तरह की इंटरफेरेंस रहेगी। सो जैसे कि आप अगर रिकॉग्निशन लेते हैं सरकार से तो मैनर एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एकेडमिक्स, सिलेबस क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स के इन टर्म्स एंड कंडीशंस में होगी, सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजों के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर आप रिकॉग्निशन नहीं ले रहे तो कहता है जी मिनिमल इंटरफेरेंस होगी एंड द माइनॉरिटी, सच माइनॉरिटी एजुकेशंस आर फ्री टू मेक देयर ओन रूल्स, रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। सो ये लोग अब यहाँ पर तय कर सकते हैं कि भाई हम, लेट्स से सरकार ने कहा कि भाई HTET या CTET के एग्जाम के साथ ही आपको अप्रूवल मिलेगा कि आप टीचर बन सकते हैं। यहाँ पर ये थोड़ी बहुत ढील दे सकते हैं कि भाई कौन से लेट्स से प्रोसीजर से हम यहाँ पे टीचर्स को भर्ती करना चाहते हैं, कौन से एग्जामिनेशन की हम अपने टीचर्स को क्वालिफिकेशन चाहते हैं। सो ये सारी चीजें यहाँ पर वो कर सकते हैं। कहता है जी लेकिन कुछ ऐसे लॉज हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गए, लेबर लॉ हो गए, टैक्सेशन लॉ हो गए, ये सभी के ऊपर लागू होंगे, यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। दीज आर जनरल लॉज ऑफ द लैंड। ये सारे जो जनरल लॉज ऑफ द लैंड है ये सभी तरह के माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेजॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे लागू होंगे। फिर आता है केस AP क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का। इसमें कहा गया कि भाई देखिए, इन द केस or held that a legislation made with the purpose of safeguarding the service interest of teachers and regulate their service conditions, for example matter of removal, demotion, suspension etc. will not be deemed as violative of article 30. so यहाँ पर ये कहा गया कि भाई देखिए कानून अगर ऐसा कोई बनाया जाता है जहां पर टीचर्स की सर्विस कंडीशंस को रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है तो ऐसे कानून को आप आर्टिकल 30 का वायलेटिव नहीं ठहरा सकते। टीचर्स को आप किन बेसिस पे निकाल सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली एक चीज को हमें समझकर चलना होगा कि भाई जो टीचर्स हैं उनका भी राइट, फंडामेंटल राइट्स हैं। नाउ आप यहाँ पर अपनी मनमर्जी से उनको निकाल दें, अपनी मनमर्जी से उनको यहाँ पर बहुत ही बुरी कंडीशन में काम कराएं, देन देयर बेसिक राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, राइट। सो ह्यूमन डिग्निटी का जो राइट है आर्टिकल 21 में वो वायलेट होता है, आर्टिकल 19 में जो राइट टू ऑक्यूपेशन है वो वायलेट होता है, वो हम अलाउ नहीं कर सकते। और अगर ऐसा कोई कानून लाया जाता है जो कि इन फंडामेंटल राइट्स को बचाता है तो वो आर्टिकल 30 का वायलेटिव नहीं होगा। सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का ये केस था। इसमें कहा गया कि भाई देखिए
जो एक रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के पास राइट टू एडमिनिस्टर है, दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट एंड इज नॉट फ्री फ्रॉम रेगुलेटरी मेजर्स। यू कांट क्लेम कि भाई यहां पर स्टेट हमें रेगुलेट नहीं कर सकती और हमारा ये एब्सोल्यूट राइट है, ऐसा नहीं है। यहां पे स्पष्ट किया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप मेल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, यानी कि गलत तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, वो भी हम सहन करेंगे, वो नहीं होगा। कहता जी मेजर्स फॉर रेगुलेटिंग द कोर्स ऑफ स्टडी, the qualifications and appointment of teachers, the conditions of their employment, health and hygiene of students, facilities for libraries and laboratories are the measures, are regulatory measures and do not violate the fundamental rights. So basically आप एक चीज को समझकर चलें कि आर्टिकल 30 जो है उसमें वेरियस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो हैं उनके थ्रू चीजें ऐड हुई हैं, उनके थ्रू इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल 30 की हुई है। सो अगर हम शुरू से देखें तो शुरू में तो ये हो गया कि भाई कंप्लीटली देयर इज नो काइंड ऑफ रेगुलेशन। अगर कोई ऐसा माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो रिकॉग्निशन तक हासिल नहीं कर रहा, उसमें मिनिमल इंटरफेरेंस रहेगी। बट देन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वेरियस जजमेंट्स के द्वारा हमें देखने को मिला है कि कुछ ऐसी रेगुलेशंस हैं जो कि सबके लिए डिफाइन कर दी गई कि यार आप रिकॉग्निशन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये जो रेगुलेशन है ये तो आपके ऊपर लगेंगी ही लगेंगी। ठीक है, सो ये हो गया। फिर एक लिली कोरियन वर्सेस सीनियर लेविना करके एक केस आया था, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट the state may regulate the exercise of the right of administration, but it has no power to impose any restriction that may be destructive of the right itself. So इसमें ये कहा गया कि देखिए स्टेट रेगुलेशंस इंपोज कर सकती है, लेकिन रेगुलेशन इंपोज करने की भी एक लिमिट होगी। इतनी ज्यादा रेगुलेशन इंपोज नहीं करने दी जा सकती जिससे आर्टिकल 30 ही खत्म हो जाए, यानी कि आर्टिकल 30 में दिया गया अधिकार ही आप एंजॉय ना कर पाए। सो अगेन बैलेंस आप देखेंगे कि बनाने की कोशिश की गई है। अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें यह कहा गया कि देखिए जो राइट टू एडमिनिस्टर एंड राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, these are to be read conjunctively, these both the words have to go hand in hand। यानी कि एक ऐसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि सिर्फ और सिर्फ आप एडमिनिस्टर करना चाह रहे हैं, एस्टैब्लिश किसी और ने किया है, एस्टैब्लिश ऐसे व्यक्ति ने किया या ऐसी सोसाइटी के लोगों ने किया विच बिलोंग टू मेजोरिटी कम्युनिटी, वहां पर आप इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग सिर्फ उसे एडमिनिस्टर करना चाह रहे हैं एंड एडमिनिस्टर करके आर्टिकल 30 में दिया गया अधिकार मांग रहे हैं, तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे आर्टिकल 30 में दिए गए जो राइट्स हैं उन्हें एंजॉय करने के लिए आपको करना क्या होगा, दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। दैट इज माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा ही उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया जाए एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा ही उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर किया जाए, तभी आर्टिकल 30 में दिया गया जो राइट है वो आपको मिलेगा। दूसरा इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, वो ये कि जरूरी नहीं है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के कुछ लोग इकट्ठे होकर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करें। सिर्फ एक व्यक्ति भी अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है और वो एक व्यक्ति अपनी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए, अपनी कम्युनिटी के राइट्स को सुरक्षित करने के लिए, लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं, सो अगर एक व्यक्ति भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करता है तो भी उसे आर्टिकल 30 में दिए गए इस राइट का अधिकार मिलेगा। ठीक है जी, चलिए। सो एक केस आया था TMFI फाउंडेशन वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2003 का ये केस। मैं ऑलरेडी इसको पहले भी पढ़ा चुका हूं, जब आर्टिकल 15 हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने कहा था कि देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए राइट टू एस्टैब्लिश एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30 इज एब्सोल्यूट राइट। राइट, सो यहां पर आपको एब्सोल्यूट राइट है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन राइट टू एडमिनिस्टर such educational institutions is not an absolute right। यहां पर क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जो कि अभी हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में पढ़ी भी, वो मैंने आपको बताई भी ऊपर। ठीक है, सो इट शुड नॉट बी इन कंफ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर पीपल। सो ये चीज यहां पे मैंने लिखी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कही थी कि भाई देखिए आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं, एडमिनिस्टर करने का मतलब ये नहीं है दैट यू स्टार्ट एब्रोगेटिंग और वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर्स। आप उनको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, आप उनको ध्यान में रखते हुए अपना राइट अंडर आर्टिकल 30 एंजॉय करेंगे। अब दूसरा यहां पर कहा गया कि भाई देखिए अगर एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए 50% तक सीट्स को लेट्स से रिजर्व करता है, इट इज ओके। 50% से ज्यादा सीट्स आप अपनी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना होगा। एंड ऑफ कोर्स आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है एंड उसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो आपकी कम्युनिटी से ना आकर दूसरी कम्युनिटी से आ रहे हैं,
उसके तहत भी अगर आप ऐसा भी करते हैं तब भी आपको आर्टिकल 30 में दिया गया राइट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर अ क्रिश्चियन, आपने क्रिश्चियन होने के नाते अपनी स्टेट में क्या किया, अपनी स्टेट में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला। अब आपने क्या किया कि भाई क्रिश्चियंस की भलाई के लिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला, लेकिन पता चला कि भाई क्रिश्चियंस जो हैं वो केवल 5% या 10% ही टोटल ऑफ द स्टूडेंट्स हैं आपके कॉलेज में, एंड बाकी जो स्टूडेंट्स हैं लेट्स से 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉन क्रिश्चियन। सो ऐसे में आपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिस पर्पज से खोला था, आर्टिकल 30 का बेनिफिट लेने के लिए खोला था, वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो कैरेक्टर है वो खत्म हो गया, जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है वो खत्म हो गया। आप यहाँ पे मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेजोरिटी कम्युनिटी से ले रहे हैं, वो आपको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिल सकता। सो वो चीज भी हमें ध्यान में रखनी होगी, राइट। चलिए नाउ कहते जी रिजर्वेशन विल नॉट बी देयर इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए यहां पर आप कहेंगे कि रिजर्वेशन हमने कहा जी 50% है, यहां पे कह रहे हैं रिजर्वेशन नहीं होगी, इसका क्या मतलब है समझते हैं। यहां पर जो रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि भाई देखिए अगर लेट्स से देयर आर वेरियस कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी विच आर क्रिश्चियन कॉलेजेस, राइट। सो सेंट जेवियर है, कौन सा एक कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कि एक क्रिश्चियन कॉलेज है, राइट, सेंट स्टीफेंस, राइट। सो अब ये जो क्रिश्चियन कॉलेजेस हैं ये कहते हैं जी 50% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे कॉलेज में पढ़ेंगे वो क्रिश्चियंस होंगे। सो क्रिश्चियन कॉलेज है, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए आप पे 50% तक की सीट्स रिजर्व करते हैं। लेकिन अगर आपको हम बात करें दूसरी जो रिजर्वेशंस हैं, जो आर्टिकल 15 के तहत रिजर्वेशन हमें मिली हुई है, इफ यू रिमेंबर आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में जो रिजर्वेशन की बात की गई है दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन हम ला सकते हैं, सरकार ला सकती है, वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में खोले जाते हैं उन पे वो लागू नहीं होता है। एंड ये आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में ही मेंशन्ड है, राइट। सो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में ही मेंशन्ड है ये चीज कि भाई वो लागू नहीं होगा। So it was held that the right conferred on minorities, religious or linguistic, to establish and administer educational institutions of their choice under Article 30 Clause 1 is held to be subject to reasonable regulations which inter alia may be framed having regard to public interest and national interest, but then again reservation नहीं होगी, वो हमने देख लिया। अब Article 30 Clause 1A पे आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 44th Amendment Act of 1978 से लाया गया एंड कंपनसेशन की बात करता है, सफिशिएंट एंड प्रॉपर कंपनसेशन पे करने की बात करता है इन केस कोई ऐसा कानून लाया जाता है जिसके थ्रू माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को की लैंड को एक्वायर करने की बात की जाती है। इसका पर्पस बड़ा सिंपल सा है कि देखिए आप जब किसी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की लैंड एक्वायर करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसे इतनी कंपनसेशन दी जाए कि वो सिमिलर प्रॉपर्टी खरीद सके, सिमिलर एरिया में खरीद सके, एंड जो उसका पर्पस था वो डिफीट ना हो जाए, वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने उससे प्रॉपर्टी छीन ली, अब उसको आपने कंपनसेशन उतनी दी नहीं कि वो उस एरिया में जिसमें वो अपना इंस्टीट्यूशन चला रहा था उस एरिया में या उसके आसपास कहीं पे प्रॉपर्टी खरीद सके एंड वहां के स्टूडेंट्स को सर्व कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उतनी कंपनसेशन तो देनी होगी कि भाई वो अपना ये राइट ना खो बैठे। सो वो चीज आर्टिकल 30 क्लॉज 1A में दी गई है। सो फेयर कंपनसेशन की बात की गई है। अब देखिए आर्टिकल 30 जो है इसमें और अगर आर्टिकल 26 में बात करूं तो दोनों में ही राइट टू एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, यानी कि दोनों में ही राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई है एंड दोनों ही केसेस में बताया गया कि भाई प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है। आर्टिकल 26 में हमने बात की थी कि भाई जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनके पास जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है वो होता है। आर्टिकल 30 क्लॉज 1A में हमने क्या कहा कि भाई देखिए जो लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई है। लेकिन फर्क कहां जाता है, आर्टिकल 26 में जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि भाई आपका ये राइट आर्टिकल 26 का जो राइट है वो एब्रोगेट ना हो जाए, उस हिसाब से आपको कंपनसेशन की जाएगी, यानी कि फेयर कंपनसेशन की वहां पे बात नहीं की गई है। एज अ फंडामेंटल राइट वहां पे आपको नहीं मिला है। लेकिन यहां पर एक एश्योरेंस दी गई है 1A में कि भाई सरकार कानून भी अगर बनाएगी तो वो फेयर कंपनसेशन उसमें डिसाइड करेगी। एक फंडामेंटल राइट के रूप में आपको ये राइट मिल गया है। सो आप आर्टिकल 32 का सहारा यहां पे ले सकते हैं व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 31A में दिया गया राइट। बट आर्टिकल 26 में दिए गए राइट को अगर एब्रोगेट किया जाता है सरकार के द्वारा तो वहां पर आप आर्टिकल 32 में जाकर ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई मुझे फेयर कंपनसेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्लॉज 30 आर्टिकल 30 क्लॉज 2 क्या कहता है जी इन
matters of giving aid, the state shall not discriminate against minority managed institutions. So सरकार यहाँ पे जब ग्रांट एंड एड देती है तो यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती कि ये तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको हम नहीं देंगे, हम सिर्फ मेजोरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देंगे, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकता. सो यहाँ पे एब्सोल्यूट राइट टू इक्वलिटी आपको मिलेगा एट पार विद अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. फिर क्रिटिसिज्म आ गया इसका. आर्टिकल 30 को क्रिटिसाइज किया जाता है. सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि भाई मेजॉरिटी कम्युनिटी को डिनाई कर दिया गया, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को ही ये अधिकार दिया गया है. दूसरा यहाँ पर क्या है, कहता जी देयर इज नो डिमार्केशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज टू हु शैल बी अ माइनॉरिटी कम्युनिटी. कहता जी द ग्रुप्स विच आर इन हिंदू फोल्ड हैव आल्सो बिगन क्लेमिंग द माइनॉरिटी स्टेटस. फॉर एग्जांपल आर्य समाजेस इन पंजाब, अब इन्होंने भी जो हिंदू फोल्ड में आते हैं इन्होंने भी क्या किया है, कहता जी इन्होंने भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बेनिफिट लेने की कोशिश की है. सो अगेन तीसरा क्या है, कहता जी सम ऐसे आई मीन देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे कि रामकृष्ण मिशन इन बंगाल है, इन्होंने तो खुद को ये तक कह दिया कि वी आर नॉट हिंदूज एट ऑल, हम जो है एक इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी रिलीजन है, सो हमें इसका बेनिफिट मिलना चाहिए. सो देखिए अगेन अगर आप माइनॉरिटी एजुकेशनल आई मीन अगर आप माइनॉरिटीज को कुछ बेनिफिट देते हैं तो टेम्पटेशन होती है, सब में होती है कि वो बेनिफिट हमें भी मिलना चाहिए. सो कुछ ग्रुप्स जो हैं उस टेम्पटेशन में जरूर हमें देखने को मिलता है कि आ भी जाते हैं एंड वो क्रिटिसिज्म बनता है कि भाई ठीक है आपने बेनिफिट लेने के लिए आर्टिकल 30 में दिए गए राइट का बेनिफिट लेने के लिए आपने इस तरह से कदम उठाया. तो ये था आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 30 जिसमें सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में ये कहा गया Honorable Supreme Court ने that the spirit behind the provision of the following article is conscience of the nation that the minorities, religious as well as linguistic, are not prohibited from the establishing and administering educational institutions of their choice for the purpose of giving their children the best general education to make them complete men and women of the country. So ये था आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा. सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. अगले सेशन में फिर मिलेंगे. टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड.